गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो ईरान से रिलेटेड है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक तरफ अमेरिका का जो मिलिट्री armada है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो वॉर शिप्स हैं, वो इस टाइम ईरान की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी जानिब अमेरिका का जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर F-35 फाइटर जेट्स होते हैं, वो भी ईरान के बहुत करीब आने वाला है। ये रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। टर्की का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस सारे मामले में, बिकॉज टर्किया में इस टाइम बहुत सारी बातें चल रही हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्चाई हैं वो इस टाइम टर्किया में मौजूद हैं। तैयब उर्दोगान साहब के साथ उनकी मुलाकात भी है और इसके बाद हमारे पास ये एक पिक्चर क्लियर होगी कि क्या निगोशिएशंस अब होने वाली हैं। दूसरी जानिब रशिया के जो बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स जो ईरान की मिलिट्री के साथ काम करते थे, उनको रशिया ने वापस बुलाने का हुक्म दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि रशिया को ये शुबा है कि आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका कोई एयर स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर। और इस चीज़ की वजह से इस टाइम जो प्रेशर है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर है। मिडिल ईस्ट नहीं चाहता कि इस टाइम जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो ईरान के मामलात हैं अपने रीजन में, वो ख़राब हों। बट हम इस पूरी वीडियो में इन दोनों मामलात को जानने की कोशिश करेंगे। बट आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि टर्किया का क्या रोल है ईरान को लेके और क्यों टर्किया चाहता है कि ईरान और अमेरिका की जो एक आप कह सकते हैं कि मीडिएशन वो करवाना चाहता है, बातचीत करवाना चाहता है, मामलात को बेहतर करवाना चाहता है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के यहाँ पे आपको सुनाना चाहता हूँ और फिर मैं अपना एनालिसिस करूँगा कि ट्रंप साहब इस टाइम क्या कहना चाह रहे हैं ईरान के हवाले से और वो क्या सिग्नल्स भेज रहे हैं ईरान को और इजराइल को। याद रहे, इजराइल पिछले 2 हफ्ते से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इसराइल को की तरफ से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका ईरान पे जब भी अटैक करेगा तो इसराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेगा और उसको अपने डिफेंसेस बड़े मजबूत रखने हैं, क्योंकि ईरान भी कोई हमला, जवाबी हमला कर सकता है। तो इस बात को गौर से सुनिएगा। ट्रंप साहब ने रिसेंटली ये कहा कि ही होप्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान कैन बी अवॉइडेड। तो ट्रंप साहब बार बार अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। पहले वो कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री armada, एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो ईरान के करीब हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है। आगे जाके वो कुछ दिनों बाद दोबारा से अपने बयान को बदल लेते हैं। वो ये कहते हैं कि वो इस अटैक को रोक भी सकते हैं और हो सकता है कि ईरान के साथ मामलात बातचीत से हल हो जाएं। याद रहे, अंकारा में जो कैपिटल है टर्किया का, वहाँ पे इस टाइम ईरान, टर्की और इस टाइम जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप है, अमेरिका की लीडरशिप है, इनकी आपस में एक निगोशिएशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। ट्रंप साहब आगे जाके कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि वो अटैक को रोक सकते हैं और जितना भी इस टाइम मिलिट्री बिल्डअप है, ये मिलिट्री बिल्डअप आने वाले कुछ दिनों में रोका जा सकता है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट है। आगे वो ये कहते हैं कि ही हैज़ बीन इन टॉक्स विद ईरान and is planning further discussions, and he also said that we have a group heading into Iran and hopefully we won't need to use it। अब ट्रंप साहब दो बातें कह रहे हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके साथ हमारी बातचीत हो रही है। अब वो बातचीत कहाँ तक गई है वी डोंट नो, लेकिन इसमें रशियंस इन्वॉल्व हैं, ये बात तय है। इसमें इजरायलीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और इसमें सऊदीज और टर्की इसमें इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टर्की नहीं चाहता कि ईरान के अंदर डीस्टेबलाइजेशन आए। याद रखिएगा, अगर ईरान के अंदर डीस्टेबलाइजेशन आएगी तो टर्की को भी ये डर है कि उसके बॉर्डर्स पे कुछ ऐसे टेररिस्ट एक्टिविस्ट ग्रुप्स दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं जो टर्की के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे। तो टर्की नहीं चाहता कि ईरान के अंदर किसी तरह की डीस्टेबलाइजेशन आए। तो मेजर जो इस टाइम स्टेक होल्डर्स हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ईरान खुद, फिर टर्किया और साथ में रशिया, फिर अमेरिका भी शामिल है इसमें, वो अभी निगोशिएशंस कर रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट निगोशिएशंस हैं, बट देखना ये है कि ये चीज़ें अब किस तरफ जाती हुई हमें नजर आएंगी। खास तौर पे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वेडनेसडे को ट्रंप साहब ने क्या कहा, आज जो फ्राइडे है, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह बयान दिया कि ही अर्ज्ड ईरान टू कम टू द टेबल एंड मेक अ डील रिनाउंसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम और द न्यू नेक्स्ट यूएस अटैक वुड बी फार वर्स। तो ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो काम कर रहा है या जहां पर भी यूरेनियम इनरिच हो चुकी है 60% ईरान की, उसको गिव अप करे।
जो सेफ गार्ड्स IAEA के ऑलरेडी पहले लगे हुए थे, यानी इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है, वो सेफ गार्ड्स दोबारा से लगाए जा सकें, सारी न्यूक्लियर साइट्स को चेक किया जाए कि क्या ईरान ने जो यूरेनियम जो उसकी इनरिच हो रही थी, क्या वो रुक चुकी है, क्या ईरान बॉम्ब बनाने की तरफ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ दोबारा से तो नहीं जा रहा। इस सारे मामलात अमेरिका ईरान से चाहता है। ईरान इन सारे मामलात को अपने लिए ह्यूमिलेशन समझता है। वो ये कहता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल ये कहता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का बिल्डअप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी रोके। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने इस टाइम हमें नजर आ रही हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल इन द अपकमिंग डेज। बट अमेरिका का इस टाइम जो मिलिट्री अरमाडा है, मैं अभी जिक्र करता हूँ कि अमेरिका के कौन कौन से एसेट्स इस टाइम इस रीजन में मौजूद हैं और अमेरिका इन एसेट्स से क्या कुछ कर सकता है। अगली बात सुनिएगा। अब ईरान ने भी वार्न कर दिया। तेहरान क्या कहता है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी जो मैंने 3 दिन पहले बनाई थी, मैं आपको ये बता चुका था कि ईरान की जो नई लेटेस्ट स्ट्रेटजी है वो है प्रीएम्प्टिव डिफेंस, यानी मेरे ऊपर अगर अटैक होगा तो इससे पहले कि अटैक हो जाए, मैं उस अटैक को जवाब देने के लिए मैं एक अटैक करूंगा अपने एलाइज पर। तो दिस इज द न्यू काइंड ऑफ ईरानियन स्ट्रेटजी, जिसको वो प्रीएम्प्टिव डिफेंस कहते हैं, कि उन पर अटैक होगा और उनको जब पता लग गया कि अटैक होने वाला है, तो इससे पहले अटैक हो वो अपने सारे जो मिसाइल्स हैं या जो भी उनके पास सामान है असले का वो इस्तेमाल कर लेंगे। ख़ासतौर पे जो उनके ड्रोन्स हैं वो अमरीकी एसेट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, जो मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसिस हैं, और ख़ासतौर पे जो इसराइल के अड्डे हैं, मिलिट्री जो अड्डे हैं, उन पर हमला करेगा ईरान। ये ईरान की स्ट्रेटजी हमारे पास क्लियर है। पिछले तकरीबन 1 महीने से ईरान प्रीएम्प्टिव डिफेंस की स्ट्रेटजी पर आ चुका है, जिससे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर स्ट्रेटजिक जो स्टेबिलिटी है, यानी जो मामलात हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली गजा के पीस के बाद दोबारा से मामलात हमें कोलैप्स होते हुए मिडल ईस्ट में नज़र आ रहे हैं। आगे ईरान क्या कहता है, तेहरान हैज़ वार्न्ड दैट इट कुड स्ट्राइक अमेरिकन बेसिस एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इन रिटेलिएशन फॉर एनी अटैक। तेहरान ये कह चुका है अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक होता है तो ईरान हमला जब होगा तो हमला का फौरी जवाब देगा। खासतौर पे जो अमरीकी USS इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, ईरान उसके ऊपर हमला कर देगा। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, जिससे पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। इसराइल भी बीच में आ सकता है और ये बहुत बड़ा कोलैप्स होगा इस पूरे रीजन का अगर इस तरह का कोई मामला हमें नज़र आता है। एक छोटी सी भी मिस कैलकुलेशन दोनों कौमों को, दोनों कंट्रीज़ को एक ऐसे जगह पर लेकर जाते हुए हमें नज़र आ रही जिससे मामलात और ख़राब होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आगे इस टाइम जो ईरान के एक जनरल हैं, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो पासदारान इनकलाब के बड़े टॉप के जनरल हैं, इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामेनिया साहब। जनरल मोहम्मद अकरामेनिया साहब ये कहते हैं कि ईरान्स मिलिट्री हाउएवर सिग्नल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इफ प्रोवोक्ड दैट एनी अमेरिकन एक्शन वुड बी मेट डिसाइसिवली। तो वो ये कहते हैं कि अगर अटैक होगा तो अटैक का जवाब डिसाइसिवली और बहुत ख़तरनाक तरीके से ईरान की तरफ से दिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से सिग्नल क्लियर है कि ईरान पर जिस तरह 12 दिन की लड़ाई हुई, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसी तरह ईरान जो है वो अमरीकी एसेट्स के ऊपर भी अटैक करेगा अगर अमरीका ने कोई अटैक करने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या वाकई अमरीका अटैक करने का प्लान कर चुका है या अमेरिका सिर्फ एक मैसेज दे रहा है ईरान को और उन फोर्सेस को जो ईरान की रिजीम को टॉपल कर सकती है, अली खामनाई साहब को फारिग कर सकती है, खुद हुकूमत में आ सकती है और अमेरिका के एसेट्स या अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका का रिलायबिलिटी है या जो उसके मफादात हैं, इंटरेस्ट है, उसका रीजन में ख्याल रख सकती है। ये भी निगोशिएशंस बैक चैनल पे हो रही हैं। वेनेजुएला में जो हुआ, अमेरिका में भी वो होता हुआ हमें, ईरान में भी वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में वील सी कि क्या होगा। हमारी जो नज़र है वो इन सारे मामलात पर है। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अब कुछ ऑफिशियल्स हैं गल्फ में, अब मिडल ईस्ट के या गल्फ के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि दे हैड अ फियर ऑफ अ US स्ट्राइक रिमेन हाई, एफर्ट्स टू ईज टेंशंस आर अंडर वे। जो मिडल ईस्ट में इस टाइम ऑफिशियल्स हैं, अब हमें ये नहीं पता कि ये इसराइली ऑफिशियल्स हैं, हमें ये नहीं पता कि ये इस टाइम जो है वो सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स हैं, अरब ऑफिशियल्स हैं, वी डोंट नो। बट ये ऑफिशियल्स गल्फ के ऑफिशियल्स हैं, ये मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं। इन्होंने नाम बताए बगैर ये बताया कुछ न्यूज़पेपर्स को कि ये खतरा अभी भी हाई है कि अमेरिका किसी भी पहर, प्रॉबेबली रात के टाइम आने वाले कुछ दिनों में या शायद इस वीकेंड पर एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकता है, खास तौर पे ईरान के उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज पर। याद रहिएगा,
ईरान के पास अभी भी तकरीबन अराउंड 300 टू 400 लॉन्चिंग मिसाइल बैटरीज हैं। अब आपको पता है कि मिसाइल बैटरी क्या होती है, जिससे मिसाइल दागा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ईरान के पास अभी 400 के करीब, 300 से 400 तकरीबन बैलिस्टिक मिसाइल्स या मिसाइल्स की या ड्रोन्स लॉन्च करने की बैटरीज हैं। सो बात इस टाइम ये है कि अमेरिका उन बैटरीज पर अटैक करने की कोशिश करेगा। ये जो फियर है, ये शुबा इस टाइम जो है वो हमारे सामने कुछ ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं। और ऑब्वियसली ईरान की कैपेबिलिटीज़ भी ऐसी हैं कि वो अपने एडवर्सरीज के ऊपर अटैक तो डेफिनेटली कर सकता है। शहीद ड्रोन ईरान के पास हैं, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल से आगे इवन पूरे नेटो, पूरे यूरोप को भी वो अटैक कर सकते हैं। तो ये खतरा इस टाइम है। हालांकि ईरान की इस टाइम कोई एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स की, क्रूज मिसाइल्स की, ड्रोन्स की ये कैपेबिलिटीज़ ईरान के पास हैं, जो हमें आने वाले दिनों में इंगेज होती हुई नज़र आ रही हैं। बट डेफिनेटली इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि इससे पहले कि ईरान की जो बैटरीज हैं वो एक्टिवेट हों और वो अपने मिसाइल्स लॉन्च करें, उससे पहले उनका पत्ता साफ किया जाए, उन्हें तबाह किया जाए, ताकि फिर ईरान की पूरी जो एयर स्पेस है वो उस पर सुपरियॉरिटी सिर्फ अमरीकी फाइटर जेट्स की हो, इसराइल के फाइटर जेट्स की हो, और जो रॉयल एयरफोर्स है यानी जो बरतानिया की एयरफोर्स है उसकी एयर सुपरियॉरिटी हो, ताकि वो सारे के सारे जो अपने मामलात हैं, जिन इलाकों पे वो जिन ठिकानों को वो निशाना बनाना चाहते हैं, उनको ईजिली वो बना सकें। खासतौर पर जो अली खामनाई साहब जिन बंकर्स में छुपे हुए हैं उन पर निशाना बनाया जा सके। ये फिर अमेरिका की सोच होगी, ये फिर अमेरिका की अप्रोच होगी। लेकिन उससे पहले आखिरी एक मौका दिया जा रहा है प्रॉबेबली ईरान को कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके बातों को मान ले। बट डेफिनेटली ईरान बहुत सारी बातों को फिलहाल नहीं मानना चाहता। वो ये कह चुका है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा अपनी सॉवरेंटी पर और अपनी डिग्निटी पर। बट फिर ऑब्वियसली फिर अमेरिका ने भी ये कह दिया कि फिर वो भी अटैक कर सकता है, और ऑफिशियल्स को इस बात का डर है कि कोई बड़ी अटैक आ सकती है। अगली बात सुनिएगा। अब दूसरी तरफ जो कतर है, कतर के जो अमीर हैं अल थानी, उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके अमीर भी हैं, उन्होंने रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान साहब को कॉल की है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, तो ईरान के प्रेसिडेंट साहब को जो कॉल की है उसमें स्टेबिलिटी की बात की गई है, डी एस्केलेशन की बात कही गई है। अब हो क्या रहा है, कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हो ये रहा है कि एक तरफ कतर समझा रहा है ईरान को, टर्किया समझा रहा है ईरान को, सऊदी अरेबिया अमेरिका को समझा रहा है, बता रहा है कि देखिए अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ईरान की रिजीम ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर कोई बड़ी अटैक आती है तो ये ना हो कि कुछ और रेबल ग्रुप्स जो हैं वो राइज कर जाएं और उससे पूरे ईरान में कोई सिविल वॉर की सूरत हो जाए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अमेरिका का मूड नहीं है, इसराइल का मूड नहीं है, किसी भी कंट्री का इस टाइम मूड नहीं है कि ईरान के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड किए जाएं, अपनी फौज को उतारा जाए। देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी फौज नहीं उतारी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हालांकि वेनेजुएला में अमेरिका अपनी फौज बासानी उतार सकता था, उसके तो बिल्कुल बैकयार्ड में वेनेजुएला है, कोई इतना दूर नहीं है, उसने नहीं उतारी। वो अपनी फौज नहीं उतारना चाहता, वो फॉरएवर वॉर्स में नहीं जाना चाहता। वो रजीम को एक हाइब्रिड तरीके से चेंज करना चाहता है कि जो लोग हैं बैठे हुए वो उसके इंटरेस्ट का उस इलाके में ख्याल रखें और उसकी सारी बातों को माने। आपने देखा ना कि डेल्सी जो रॉड्रिगस हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थी, फिर वो प्रेसिडेंट बन गई वेनेजुएला की, अब वो बिल्कुल खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रही ट्रंप साहब के बारे में। वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की बात कर रही है, वो ट्रेड की बात कर रही है, वो बिल्कुल चू नहीं कर रही। सेम थिंग अमेरिकन वांट्स फ्रॉम द ईरानियंस। ईरानियंस फिलहाल उनकी जो एक आइडियोलॉजिकल एक पावर में लोग हैं, दे आर आयतुल्लाह, उनकी एक आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी जिन लोगों की होती है, उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अमेरिका को निगोशिएशंस करने में इस टाइम फिलहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बट दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑप्शन भी है। बट ऑफिशियल्स दोनों तरफ से ये बता रहे हैं कि अगर ईरान पे कोई बड़ी अटैक आती है और ये रिजीम अगर खुदा ना ख्वास्ता कोलैप्स करती है, तो सबसे पहले नुकसान हमारा होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान के बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, जो क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद टर्किया का बॉर्डर इस टाइम बड़े खतरे में। मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि टर्की ने भी अपनी फौज को इंक्रीज करने का फैसला कर दिया। जो ईरान और टर्की का एक बॉर्डर है, एक छोटा सा बॉर्डर है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर। कल को कहीं अगर ये मामलात ख़राब होते हैं तो सीरिया की तरह ईरान का बॉर्डर भी टर्की के गले ना पड़ जाए। सो दैट गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल। और इस सारे मामले में कतर डिप्लोमेसी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ईरान को समझाए, बताए कि देखिए आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ करना होगा, अदरवाइज आपकी भी अमेरिका ऐसी की तैसी कर देगा जिस तरह अमेरिका ने बाकी कंट्रीज़ की है। कहीं ना कहीं आपको बात माननी पड़ेगी। तो एक बोन ऑफ कंटेंशन दोनों तरफ से है। ट्रम्प साहब जो है वो जो बात कहते हैं
वो उस बात को फिर कहीं ना कहीं करना भी जानते हैं। आपने देखा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया। वेनेजुएला आपने देखा कि क्या हुआ। फिर आपने देखा कि ग्रीनलैंड की बात चली तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ग्रीनलैंड की बात को मनवा लिया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौज को वहां पर भेजेंगे। कुछ ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट वो करना चाह रहे हैं कि वो अपनी बात को ही उन्होंने मनवाया है। आपने देखा डेवोस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो वही सारी चीजें इस टाइम हमें मिडिल ईस्ट में नजर आ रही हैं। याद रखिएगा, हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि तारीख में इतना बड़ा अमेरिकी मिलिट्री आर्माडा मिडिल ईस्ट में नहीं देखा गया, जिसमें 3 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स हों, जिसमें लॉयटरिंग वॉरशिप्स हों। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लॉयटरिंग वॉरशिप्स क्या होते हैं, अभी हम आगे जाके बात भी करेंगे, मैप्स भी दिखाऊंगा। फिर इसराइल की बंदरगाह के ऊपर अमेरिका के बहुत सारे जो इस टाइम जो वॉरशिप्स हैं या डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि अटैक करते हैं अपने एनिमी को, वो डॉक कर रहे हैं, यानी वो इस टाइम जो है वो वहाँ पे रुक रहे हैं इसराइल रेड सी के पास जो इसराइल की बंदरगाह है वहाँ पर, जिससे वो ईरान को देख सकेंगे। तो इस टाइम ईरान के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। फिर सोने पे सुहागा कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा एसेट्स है जो कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 40 से 50 F-35 फाइटर जेट्स वो रखता है और जो स्टेल्थ हैं सारे के सारे वो रेडार में भी नहीं आते, तो उस सारे के सारे इस रीजन में मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी फोर्स को लेकर आने का मतलब हम सबको नहीं पता, वी डोंट नो कि अमेरिका चाहता क्या आने वाले दिनों में। बट ये बात तय है कि अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप ईरान को सिग्नल देने के लिए बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ईरान को ये बता सके कि उसको इन बातों को मानना पड़ेगा, वरना हाल जो है वो वेनेजुएला उसका हो सकता है, खासतौर पे जो ईरान की लीडरशिप है। आगे बात सुनिएगा। अब जो इस टाइम रशिया का जो स्टाफ है, जो कि रशिया का स्टाफ ईरान के न्यूक्लियर एक पावर प्लांट है उसमें काम कर रहा था, उसको भी हुक्म दे दिया गया कि वो खुद को एवैक्यूएट करें। बट इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊं, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं, मैं आपको ईरान का एक मैप दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि इस टाइम ईरान की कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स बुरी तरह से तबाह हैं, कौन कौन सी ईरान की इस टाइम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो इस टाइम इतनी बुरी तरह से तबाह नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि अगला अटैक अगर अमेरिका या इजराइल इनमें से कोई या दोनों साथ करते हैं तो वो उन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक आ सकता है। सो लेट मी जस्ट शेयर द मैप एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट इस टाइम तबाह हो चुकी हैं बुरी तरह से, या कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स को खतरा है आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जब भी अमेरिका अटैक करेगा। सो द मैप इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ये आप देख रहे हैं। अब जो ये वाली साइट है नतान्स, इसके अलावा इस्फहान और फोर्डो, ये तो 3 मेजर साइट्स थी, फोर्डो भी, ये तीनों मेजर साइट्स इस टाइम बुरी तरह से तबाह हैं। जून की जो जंग हुई थी 12 जून से 24 जून 2025 के दरमियान जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ये वाली 3 साइट्स हैं फोर्डो, नतान्स और इस्फहान, ये तो बुरी तरह से तबाह थी। याद रखिएगा ये तीनों साइट्स हैं, ये तीनों साइट्स वो साइट्स हैं जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना भी सकता था अगर ये तीनों साइट्स अगले 1 या 2 साल तक और सर्वाइव रहती, जो हमारे पास एस्टिमेट्स आ रहे थे। तो ये तो बुरी तरह से तबाह है, उनको रिकवर होने में भी तकरीबन 5 से 7 साल लगेंगे। इट विल टेक देम 5 to 7 years टू रिकवर। ओके, लेकिन ईरान की जो बाकी कुछ साइट हैं जिसमें अराक है, ये कोई इतनी पावरफुल साइट नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा। और बशर, ये 2 मेजर साइट्स जो हैं, ये कहा जा रहा है आने वाले दिनों में इन पर भी कोई अटैक हो सकता है। हालांकि इन पे अटैक हुए हैं बट इन्होंने सर्वाइव किया, इन पे बड़े अटैक नहीं हुए। बड़े अटैक्स नतान्ज, इस्फहान और फोर्डो पे हुए। अब जरा बात को समझिएगा, जो ये वाली बशर साइट है, ये वाली साइट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि इस टाइम आप कह सकते हैं कि जो पर्शियन गल्फ है, ये सारा पर्शियन गल्फ है, इसके बहुत पास है। ये वाली जो साइट है, ये साइट बेसिकली यहाँ पे जो रशियंस हैं वो हेल्प कर रहे हैं ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की। अब अमरीकी ये कहते हैं कि जो बशर साइट है, यहाँ पे रशियंस कर क्या रहे हैं, रशियंस को भी हमें फारिग करना पड़ेगा अगर ये साइट ईरान को आने वाले टाइम पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी की तरफ लेकर जाती हैं चीज़ें, तो ये वाली साइट आने वाले दिनों में खतरा है। तो अगला जो निशाना है वो बशर न्यूक्लियर साइट है, ये हो सकता है। इसलिए इस साइट पर से जो रशियंस थे उन्होंने अपने साइंटिस्ट को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। अब लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमेरिका के जो इस टाइम डिस्ट्रॉयर्स हैं, अभी हम उनकी स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जो अमेरिका के इस टाइम डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनमें से वो डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका रीजन में लेकर आया है जो कि कोस्टल इलाके के पास आकर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब कोस्टल इलाका कौन सा है, कोस्टल इलाका मैं अभी आपको मैप में दिखा चुका हूं, दोबारा देखिएगा। ये वाला सारा इलाका कोस्टल इलाका है, यानी कोस्टल इलाका जो कि समुद्र या दरिया के पास ये वाला सारा इलाका लगता है, ये सारा इलाका कोस्टल इलाका है। तो अमेरिका वही उन्हीं कैपेबिलिटीज के वॉरशिप्स लेकर आ रहा है कि जो वॉरशिप्स अटैक कर सकते हैं कोस्टल इलाके के पास। अब कोस्टल इलाका के पास कौन कौन सी साइट्स हैं, एक तो
बशर साइट है और एक गैशिन साइट है। अब जो गैशिन साइट है ये बेसिकली यूरेनियम माइन है। दिस इज द यूरेनियम माइन। यहाँ पे यूरेनियम को माइन किया जाता है जिससे फिर बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट मेजर जो साइट है वो बशर है और इस पर अटैक हो सकता है। गैशिन पे भी अटैक हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि बशर के ऊपर अटैक आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हो सकता है। इसलिए अमेरिका के जो एसेट्स हैं इस टाइम वो वही एसेट्स अमेरिका रीजन में लेकर आ रहा है जिससे वो प्रैक्टिकली उन जगहों पर अटैक करना चाहता है या कर सकेगा जो यू कैन से कि ईरान की जो न्यूक्लियर एप्लीकेशन है उसको और ज़्यादा आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में फास्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये बार बार जो माहिरीन हैं उनको डर है कि अमेरिका वही एसेट्स लेकर आ रहा है जो कि प्रैक्टिकली डराने के लिए नहीं, वाकई में जिनसे अटैक हो सकता है, जिनसे बड़ी अटैक लॉन्च हो सकती है या एक लिमिटेड स्ट्राइक्स भी हो, लेकिन उस जगह पे स्ट्राइक की जाए जहाँ से ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा रह गया है वो बिल्कुल ही सारे के सारा फारिग हो जाए। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। अच्छा, अगली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बिकॉज अभी इससे बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी क्लियर हैं। अच्छा, अब जो रशिया के हेड ऑफ रशियन न्यूक्लियर जो एनर्जी या न्यूक्लियर जो कॉपरेशन के जो हेड है, इनका नाम है मिस्टर अलेक्सी लीकाशेफ साहब जो हैं, जो रशिया के न्यूक्लियर कॉपरेशन के जो हेड हैं, उन्होंने रिसेंटली इस सारे मामले को देखकर क्या स्टेटमेंट दी, जरा गौर से सुनिएगा। वो ये कहते हैं, इन्होंने थर्सडे को कहा यानी कल इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दैट रशिया इज रेडी टू इवैक्यूएट इस स्टाफ फ्रॉम ईरान बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट if necessary. An attack on the site could trigger a catastrophe comparable to the 1986 Chernobyl nuclear disaster. तो मैं इससे पहले आपको आगे लेकर जाऊं, सिर्फ इतनी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रशिया के लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम बशर है, जो कि ईरान के कोस्टल इलाके के पास है। उस पर यह डर पाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका अटैक कर सकता है या मे बी कोई लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है, एरियल स्ट्राइक्स ही होगी जिससे लोग मारे जा सकते हैं। तो रशियंस को ये कहा जा रहा है कि आप एवैक्यूएट हों और ऑर्डर जो है और स्टेटमेंट जो है वो दे दिया गया है। रशिया की जो टॉप ऑफिशियल हैं, जो न्यूक्लियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो टॉप न्यूक्लियर ऑफिशियल है मिस्टर अलेक्सी, उन्होंने कहा है कि ठीक है आप लोग हम अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। लेकिन आगे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा अटैक किया गया इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे तो जो 1986 में चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर एक पावर प्लांट था, आज का तो यूक्रेन है, उस टाइम सोवियत यूनियन में यूक्रेन था, तो उस टाइम वो सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था 1986 में चेर्नोबिल में, और उसमें हज़ारों लोग जो हैं वो उस इलाके से एवैक्यूएट कर गए, बल्कि आज भी उस इलाके में लोग नहीं होते। हालांकि मॉडर्न डे वो यूक्रेन में इलाका पाया जाता चेर्नोबिल, लेकिन उस टाइम वो सोवियत यूनियन में था। बल्कि इस पर रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक आई थिंक एक वेब सीरीज़ भी आई थी 10-11 एपिसोड्स की जिसका नाम ही चेर्नोबिल डिजास्टर है। तो वो ज़रूर देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर वो तबाह हो जाता है, वो फट जाता है, तो उससे कितनी सख्त रेडिएशंस निकलती हैं, लोगों को कैंसर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं उस इलाके में, खास तौर पे उस रेडियस में। तो अभी भी वो इलाका चेर्नोबिल का खाली है। तो कहा यह जा रहा है अगर इस तरह का अटैक होता है, ये पावर प्लांट न्यूक्लियर तबाह हो जाता है, तो फिर हज़ारों लाखों लोगों की जो ज़िंदगी हैं, जो उसके आसपास रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को खतरा है। और साथ में जो ये सारा पर्शियन गल्फ है, जो पानी है सारा, इस पानी में जो अंडर वाटर जो मछलियाँ हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं या जो ऑर्गेनिक जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी भी तबाह हो सकती हैं। बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो तापकारी होती है, ये जो उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी रेडिएशंस होती हैं, वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं इंसानों के लिए भी और डिफरेंट जितनी भी लिविंग ऑर्गन्स हैं। तो दैट्स गोना बी वेरी वेरी क्रूशल, और वी होप, वी विश, हम दुआ करते हैं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन क्योंकि इस टाइम निगोशिएशंस का हमें कोई बात समझ नहीं आ रही कि निगोशिएशंस किस तरफ जा रही हैं, विल सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एनीवेज, अब जो तैयब उर्दगान साहब है, उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोपोजल दिया है। जो प्रेसिडेंट हैं टर्किया के, उन्होंने ये प्रोपोजल दिया है कि तैयब उर्दगान साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान हैं, वो एक वीडियो कॉल में ऑनलाइन तीनों एक वीडियो कॉल में बैठें। तैयब उर्दगान साहब बीच में रहें, मीडिएशन करवाना चाह रहा है टर्की, एक तरफ ट्रंप साहब हो, एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान हो, और आपस में एक बातचीत हो डायरेक्टली उस वीडियो कॉल पे, ताकि बात को समझा जा सके कि ईरान क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है ईरान से, और टर्की उन दोनों की आपस में कैसे बात करवा सकता है। तो टर्की बेसिकली एक तो यूक्रेन रशिया वॉर में मीडिएशन करवाता आ रहा है काफ़ी अरसे से, बट वो अनसक्सेसफुल रही है। अब वो ईरान और अमेरिका की
एक तरह से मीडिएशन करवाना चाह रहा है। वी डोंट नो कि क्या ये सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, चांसेस बहुत कम है क्योंकि पहले भी निगोशिएशंस चलती आ रही हैं, बट ईरान ने बहुत सारी बातें नहीं मानी अमेरिका की, फिर इवेंचुअली अटैक हुए ईरान के ऊपर, और अब फिर एक और बड़ा अटैक होते हुए माहिरीन ये कह रहे हैं कि अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक होगा ही होगा, बट जिस तरह से अमेरिका का मिलिट्री आर्माडा बढ़ता जा रहा है, जो एसेट्स इस रीजन में मौजूद हैं, अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि वो एसेट्स जो हैं अमेरिका के जो रीजन में आए हैं क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों उससे ये शुबा हमें नज़र आ रहा है कि जो बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर आने वाले दिनों में कुछ हमला हो सकता है, जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया। एनीवेज, अगली बात सुनिएगा। अब जो इसके अलावा जो हमें और रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सीनियर डिफेंस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल वर आल्सो इन वॉशिंगटन फॉर टॉक्स ऑन ईरान दिस वीक। यानी जो प्रीवियस वीक गुजरा है, पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स और इजराइल के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स वाशिंगटन में मौजूद थे, और बात की गई है पेंटागन के साथ कि वो चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके और ईरान के साथ मामलात को उस नहज पर ना लेकर जा सके जिससे बिल्कुल ईरान की रिजीम फारिग हो जाए। इसराइल भी नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, बट इसराइल के ऑफिशियल्स मौजूद थे, अपनी कैपेसिटी में उनके अपने इंटरेस्ट हैं, बट सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे इसलिए मौजूद था कि वो अमेरिका को ये बता सके ख़ास तौर पे कि वो नहीं चाहता कि ये जंग दोबारा बढ़े, क्योंकि पहले भी जो जंग हुई है उससे और ख़तरा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरेबिया को एक बात अब समझ आ गई है कि ईरान अब उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया को चैलेंज कर सके, और वो नहीं चाहता कि इसराइल इतना स्ट्रांग हो जाए सऊदी अरेबिया कि कल को फिर इसराइल इस पूरे रीजन का हेजीमॉन बन जाए, जो सऊदी अरेबिया को भी काबुल कबूल आने वाले वक्त में नहीं होगा। तो एक ऐसी हमें कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नज़र आ रहा है जिससे मामलात आने वाले दिनों में और ज़्यादा पेचीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वी होप वी विश के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब ना हो। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सारे सिनेरियो की समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ईरान के जो इस टाइम टॉप मिलिट्री जनरल हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है कि जो ईरान है उसके पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा सी ड्रोन्स हैं, यानी जो समुंदर के नीचे ड्रोन्स चलते हैं जो कि शिप्स को हिट कर सकते हैं। आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा सी ड्रोन्स जो कि समुंदर के नीचे चलते हैं, और वो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, वो बेसिकली अटैक कर सकते हैं बड़े शिप्स को और उससे नुकसान हो सकता है। तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि उसके पास 1000 से ज़्यादा इस टाइम सी ड्रोन्स हैं। सो वी डोंट नो, वी कैन नॉट वेरीफाई कि क्या वाकई हैं नहीं हैं, बट ये बात है कि ईरान के पास जो ड्रोन्स का ज़ख़ीरा है वो बहुत वाकई ज़्यादा है, और उससे वो अटैक करने की भी सलाहियत रखता है, और उसकी अब जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है अपने एडवर्सरीज़ को लेके। अगली बात सुनिएगा। अब मैं आपको अमेरिका के एसेट्स बताना चाह रहा हूँ। इस टाइम अमेरिका के एसेट्स कौन कौन से इस टाइम मौजूद हैं रीजन में। रिसेंटली इसराइल के न्यूज़पेपर्स जिसमें YT न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इसराइल है, जेरूशलम पोस्ट है, वो ये बार बार कोट कर रहे हैं कि a US military vessel is preparing to dock in the Gulf of Aqaba, located directly to the south of the Israeli port city of Eilat। अब इस बात को समझिएगा। बात ये है इस टाइम कि कुछ इसराइल के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं बेसिकली कि अमेरिका का एक जो बेसिकली एक मिलिट्री वेसल है या मिलिट्री डिस्ट्रॉयर है, वट एवर यू वांट टू से, वो इस टाइम जो इसराइल की इस टाइम जो पोर्ट है उस पोर्ट के करीब आने वाला है, और आने वाले कुछ घंटों में वो डॉक कर देगा। डॉक का मतलब होता है वो वहाँ पे रुकेगा, लंगर अंदाज होगा, वहाँ पे उसको मेंटेन किया जाएगा, या वहाँ से वो रीजन को देखेगा। अब मैं आप इससे पहले आगे आपको लेकर जाऊँ, मैं आपको वो मैप में इलाका दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे अमेरिका का जो शिप्स हैं या जो अमेरिका का इस टाइम जो डिस्ट्रॉयर है वो इसराइल का जो पोर्ट है उस पोर्ट पर डॉक करेगा। लेट मी जस्ट शेयर यू द मैप। ओके, सो इस मैप को आप लोग देखिएगा। सो ये बेसिकली सारा वो इलाका है। ओके, ये वाला जो इलाका है ये बेसिकली रेड सी है, ये आप देख रहे हैं। ये ईरान का फासला बहुत ज़्यादा है सारे मामले में, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये इजराइल है। ओके, जो ये वाला आप इलाका देख रहे हैं, छोटा सा ये पानी, ये गल्फ ऑफ इकाबा है। ये जो पानी का इलाका आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी का रास्ता है, ये बेसिकली गल्फ ऑफ इकाबा कहते हैं उसको, और यहाँ पे इसराइल की एक पोर्ट है। ओके, यहाँ पे बेसिकली अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर या मिलिट्री वेसल इस टाइम पहुंचने वाला है, और यहाँ पर वो डॉक करेगा, जिससे वो रीजन में जो मामलात हो रहे हैं उस सारे मामलात को देखेगा, और ईरान पर ख़ास तौर पर उसकी नज़र होगी, और ना सिर्फ ईरान पर बल्कि हूती फोर्सेस पर भी नज़र होगी। याद रखिएगा, हिजबुल्ला, हूती फोर्सेस और हमास, इनकी तरफ से भी जो थ्रेट है वो ऑल टाइम इसराइल को हाई है। उसकी वजह ये है
कि हमास सॉरी हिजबुल्लाह और जो इस टाइम हुती फोर्सेस हैं उन्होंने इस बात को कह दिया है, ईरान पे अटैक के तस्वुर का मत, ईरान पे अगर अटैक होगा तो वो तस्वुर करेंगे उनके ऊपर अटैक है और वो अपने सारे ड्रोन्स या जो कुछ भी उनके पास है पावर प्ले वो उसको इस्तेमाल करेंगे और वो फिर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा और अमेरिका के खिलाफ भी रीजन में इस्तेमाल हो सकता है। बट ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा राइवलरी इसराइल के साथ है तो वो इसराइल के ऊपर ही अटैक करेंगे अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका की पावर ज़्यादा है और अमेरिका की जो शिप्स है वो मूव कर रही हैं, उन पर अटैक हो तो सकता है बट ज़्यादा नुकसान इसराइल का ही होगा। इसलिए इसराइल नहीं चाहता कि कोई दोबारा से रीजन में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। पहले जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 12 जून से 24 जून तक, उसमें ईरान ने जो और जो हिजबुल्लाह और जो हुतीज़ ने इसराइल के ऊपर ड्रोन्स भेजे थे उसमें इसराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसराइल नहीं चाहता कि अब दोबारा से उसको उतना नुकसान उठाना पड़े जो नुकसान उसने गज़ा में किया या जो नुकसान उसने मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ पे किया, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर इतना बड़ा नुकसान हो। बट हो सकता है, इसलिए वो भी अमेरिका की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है और नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ऐसे नहज पर आए जिससे मामलात और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दें। अगली बात सुनिएगा, वो है टर्की की। अब टर्की के कुछ सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक न्यूज़, एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया आउटलेट है, इसका नाम है AFP, उसको ये बताया है, टर्की के सीनियर ऑफिशियल ने नाम बताए बगैर अपना, कि टर्की इज असेसिंग एडिशनल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस अलोंग इट्स 500 किलोमीटर फ्रंटियर विद ईरान। तो टर्की का 500 किलोमीटर का, तकरीबन 500 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर है ईरान के साथ और टर्की का एक बॉर्डर है। उस बॉर्डर के ऊपर टर्की ये चाह रहा है कि वो अपनी फौज को या अपनी जो सिक्योरिटी प्रिपरेशन है उनको और बेहतर कर दे, क्योंकि डर ये है कि कल को अगर ईरान में खुदा ना खासा रिजीम कोलैप्स होती है, कोई बहुत बड़ा अटैक होता है जिसे रिजीम सर्वाइव ना कर पाए और कोई और रिजीम आती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स या जो एंटी टर्किश ग्रुप्स इस टाइम ईरान के अंदर मौजूद है वो कोई बहुत बड़ा हमला ना कर दें बॉर्डर के ऊपर, जिससे टर्की का कुछ इलाका वो ले लें या वक्ती तौर पर लोगों को या फौजियों को वो मार दें। तो टर्की ये कोशिश कर रहा है कि वो उस बॉर्डर के ऊपर अपनी जो मिलिट्री की जो लाइन अप है या अपनी जो मिलिट्री की जो फौज है उसको और ज़्यादा सिक्योर किया जाए और उस सारे मामले को और ज़्यादा करीब से देखा जाए। दैट्स वाई टर्की जो है इस टाइम वो भी अपनी जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करने की या अपनी जो मिलिट्री जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको वो नहीं चाहता कि उसके मामलात रीजन में खासतौर पर बॉर्डर के इलाके में ख़राब हो। दूसरी तरफ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागचाई, वो आज टर्की पहुंचेंगे और टर्की में पहुंचने से पहले उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया, वो बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब्बास अरागचाई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो ये कहते हैं कि ईरान एंड टर्की आर मेजर नेबरिंग कंट्रीज that have always maintained close consultations. We share strong ties in political, economic, social and cultural fields and regularly consult on regional matters. तो एक तरह से ईरान ने मैसेज दिया है कि टर्की के साथ ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे हैं, हम रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है और हम सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं और आगे मामलात को लेकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्किया का जो कैपिटल अंकरा है वो एक तरह से नई डिप्लोमेसी के तौर पे सामने आ रहा है। बट सवाल ये पैदा होता है इन सारे मामलात में कि पाकिस्तान का रोल क्या है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन को ना बनाने के बारे में बार बार बैक हैंड पे बात कर रहे थे, बट द थिंग इज़ दैट कि सूरत-ए-हाल अब पाकिस्तान की भी हाथ से निकल गई है। मेरी असेसमेंट ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्किन तकरीबन 3 महीने पहले पाकिस्तान का उन्होंने बड़ा कामयाब दौरा किया, वो उस टाइम बहुत सारी बातें नहीं माने पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने अमेरिका के थ्रू मैसेज एक कन्वे किया था ईरान को कि देखिए अमेरिका नहीं चाहता कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, सऊदी अरब भी नहीं चाहता और हम भी चाहते हैं कि आप मामलात को बेहतर लेकर चलें, लेकिन ईरान ने उस टाइम बातें नहीं मानी। इसलिए अमेरिका को फिर प्रेशर को और ज़्यादा लेकर वो आने की तरफ आ रहा है, अपने मिलिट्री आर्माडा को वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर टर्की सारे मामले में बीच में आया, बिकॉज टर्की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत ताकतवर कंट्री है इस पूरे रीजन का। वो अब उसने ये बेड़ा उठाया कि वो ईरान को रोके कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना जाए। कतर भी रोकने की कोशिश कर रहा है और टर्की तो बल्कि मीडिएशन करवाने की बात कर रहा है दोनों पार्टीज़ की, अमेरिका की, ईरान की, ताकि इस मामले को बैठ के और वर्चुअली एक मीटिंग में सॉल्व किया जाए। बट ऐसा लगता नहीं कि ये वर्चुअली मीटिंग में सॉल्व होगा मामला। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसमें 6 डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं अपने एनिमी शिप्स को। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और 3 अदर लॉयट्रल कम्बैट शिप्स हैं। याद रखिएगा जो लॉयट्रल कम्बैट शिप्स होते हैं ये कोस्टल इलाकों में भेजे जाते हैं, यानी ये गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ में ये भेज के आने वाले दिनों में जो ईरान की बशर
जो इस टाइम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हिट कर सकते हैं और उसको आने वाले कुछ दिनों में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये असेसमेंट इस टाइम जितने भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन सारे के सारे मिलिट्री ऑफिशियल की असेसमेंट है। बट स्टिल अगर हम इस सारे सिनेरियोज को देखें, अमेरिका की मिलिट्री बिल्डअप को देखें, तो अभी भी ये बात हम ये नहीं हम कह सकते, ये बात समझना और इस बात को अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है कि क्या वाकई अमेरिका आने वाले दिनों में अटैक करेगा, क्या वाकई अमेरिका कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स भी कर सकता है, क्योंकि ईरान का जो इस टाइम पॉस्चर है वो भी अग्रेसिव है। क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि ईरान ने अपने 4 से 5 हज़ार ड्रोन सेंड कर दिए, 2,000 से ज़्यादा ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो अपने पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर दाग दिए? ये बर्दाश्त अमेरिका भी नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान इस टाइम दोनों साइड्स का ज़्यादा है। ऑलरेडी ईरान को तो नुकसान हो गई, अमरीकी फ़ौजियों का बहुत नुकसान हो सकता है, 50,000 से ज़्यादा अमेरिका के फ़ौजी मौजूद हैं। इजराइल को नुकसान हो सकता है। मिडल ईस्ट के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सारे कंट्रीज़ को, जॉर्डन, इन सब कंट्रीज़ की में जो फ़ौजी हैं उनको नुकसान हो सकता है। शायद ईरान अपने आप को सर्वाइव ना कर पाए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट ये बात कहना तय है कि ईरान की रिजीम बहुत वीक हो चुकी है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो मिलिट्री बिल्डअप करके इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दे कि ईरान अपने हाथ उठा के ये कह दे कि भाई अब मैं अब इन मामलात को आगे नहीं लेकर जा सकूँगा, मैं बाहर से भी वीक हूँ, मेरी प्रॉक्सीज़ भी वीक हो चुकी हैं, मैं इंटरनली भी बहुत वीक हूँ, मैं ज़्यादा खुद को संभाल नहीं सकूँगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, बट वी स्टिल डोंट नो कि क्या अमेरिका अटैक कर सकता है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से हो सकती है, और उस स्ट्राइक को ऐसे बताया जाएगा कि ये तो एक ब्लास्ट था जो कि ईरान के अंदर से ही ब्लास्ट हुआ, एक किसी की गफलत की वजह से उस पावर प्लांट में, बट जनरली वो अटैक किया होगा अमेरिका ने। तो इस तरह के पहले भी अमेरिका ने पूरे रीजन में अटैक्स किए हैं। तो इस तरह का कोई आने वाले दिनों में अटैक हो सकता है। बट स्टिल इस सिचुएशन पर मेरी बहुत गौर से नज़र है। मैं पिछले 2 दिन इस पूरी चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था, अपनी अमेरिकी एसेट्स को समझने की कोशिश कर रहा था। बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या अमेरिका अटैक करेगा, नहीं करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब पर है। अगर वो फैसला कर चुके हैं तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में कोई बड़ी अटैक ईरान के ऊपर हो सकती है। आपके कुछ सवालात हैं, कुछ कमेंट्स हैं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर लाइव हूँ। आई विल ट्राई टू